हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 या 0 के हिस्ट्री सब्जेक्ट और ये क्लास 9 होने वाली है, इसकी बात करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट भी एज अ प्रैक्टिस सेट आप इसको ले सकते हैं और ज़्यादा इसको प्रैक्टिस सेट ही लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो आपको ऑलरेडी कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके चैनल पर ज़रूर देखें और एक बार फिर से जो नए जो 3.0 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्वॉल्व किए जाएंगे आगे की जो है क्लासेस में। फ़िलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, देखते हैं आज की क्लास कैसे कैसे प्रश्न हैं और अपनी तैयारी को ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी तैयारी अब तक करी है और आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं उनके बारे में। तो पहले प्रश्न की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, देखते हैं देखते हैं क्या है प्रश्न और किस प्रकार से। क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। तो देखिए यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, जैसे कि आप 5 ऑप्शन देखते हैं आप बिहार शिक्षक भर्ती के क्वेश्चंस पेपर में। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। एज अ प्रीवियस ईयर जब आएंगे और प्रैक्टिस सेट और भी आगे आएंगे, उनमें मैं 5 क्वेश्चन ऑप्शंस जैसे भी एग्जाम में पूछा जाता है उस पर डिटेल उस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, क्लासेस होंगी। फिलहाल हम इसी तरह देख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। एक जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो देखिए हाँ, लेकिन ये है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऐसा प्रश्न ऑप्शन आता है तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी हम लोग अब करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ऑप्शन सब वैसे हों। फिलहाल देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आप देख के बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जो संभवतः जो बन सकता है एग्ज़ाम में उनसे हम बातें करेंगे, उन टॉपिक पर हम बातें करेंगे। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो देखिए अगर हम बात कर लें पहले क्वेश्चन के सही ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, आगरा। ठीक है, अब आगरा तो सही हो जाता है, लेकिन अकबर जिसके बारे में हमने अदर जो क्लासेज है उसमें बहुत चर्चाएं करी हुई हैं, तो फिर भी हम अकबर के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उन पे हम उन टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी अकबर के द्वारा प्रमुख युद्ध जो किए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया है, तो यहाँ पे क्या बुलंद दरवाज़ा से पूछा गया, तो इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया है। तो ये आगरा में बुलंद दरवाज़ा है वो आपको याद रखना है, इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे अकबर के जन्म और मरण और किसने पाला पोसा, उसके माता पिता, उसके संरक्षक, सबकी बात की जा चुकी है आगे की वीडियोस में। आज हम लोग प्रमुख युद्ध देखेंगे अकबर के द्वारा जो किए गए, जो कि शुरुआत जहाँ से होती है वो 1559 में 1559 में ग्वालियर का युद्ध। ठीक है, ग्वालियर का युद्ध हुआ। 1560 में जौनपुर का, किसका, जौनपुर का। 1561 में जो है चुनार का युद्ध हुआ, चुनार का युद्ध हुआ। और बात कर लेते हैं 1562 में आमेर यानी कि जयपुर, जयपुर के राजा भारमल के साथ क्या होता है, युद्ध होता है 1562 में। और यही वे बेटी जोधाबाई, जिसे हरकाबाई के नाम से जाना जाता है, से विवाह होता है बदले में संरक्षण मिलने पर। और जो है 1562 हो गया। 1564 देख लेते हैं, गोंडवाना का युद्ध होता है। कौन, गोंडवाना का युद्ध। राजा कौन होता है, यहाँ का शासक जो होता है संग्राम सिंह।
संग्राम सिंह और अकबर में जो है युद्ध होता है और अकबर 1564 के गोंडवाना युद्ध में विजयी होता है। ठीक है, और विजयी तो होता है लेकिन हाँ पूरी तरह से जो है अधीनता संग्राम सिंह यानी कि जो गोंडवाना के राजा होते हैं, संग्राम सिंह की जो पत्नी है दुर्गावती, इन्होंने जो है कि अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये उत्तर भारत की बात है, ये इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर भारत से। और बात हो गई 1564 से। अब 1500 लगभग 66 नहीं 67 में मेवाड़ युद्ध होता है, जिसमें राजा उदय सिंह के साथ जो है कि इसका युद्ध होता है अकबर का, और इसे जीतता नहीं है वो, बस इसे छोड़ दिया जाता है। अकबर इसे छोड़ देता है। उनके जो है कि वीर उदय सिंह के जो वीर उनके जैसे ये होता है कि क्या ही कह रही हूँ मैं कि वो वीर होते हैं बहुत ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सच्चे होते हैं, वीर होते हैं, साहसी होते हैं, इसी वजह से वो छोड़ देता है अकबर उन्हें। ठीक है, मेवाड़ का जो 1567 में होता है वो। अब देख लेते हैं कि जो मेवाड़ की राजधानी उस समय होती है वो चित्तौड़ होती है। ये मेवाड़ जो युद्ध हुआ है उसकी बात हो रही है, चित्तौड़। अब चित्तौड़ से एक बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाता है कि 1576 में जो कि अकबर से संबंधित नहीं है, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जो हकीम खान रहता है उसके द्वारा जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये कि इम्पॉर्टेंट है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है और अकबर इसमें फिर विजयी होता है। ठीक है, और अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे होते हैं और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हकीम खान लड़ रहे होते हैं। ठीक है, और इस युद्ध को अकबर ने पूरी तरह नहीं जीता था। तो ये इम्पॉर्टेंट था जो कि आपको याद रख लेना चाहिए मुझे लगता है। फिर 1567 के बाद हम लोगों ने बात करी 1572 में गुजरात अभियान हुआ। ठीक है, गुजरात अभियान हुआ, इसमें भी अकबर क्या होता है, जीतता है। और 1573 में दोबारा फिर गुजरात अभियान होता है। ठीक है, और सबसे तेज़ जो अभियान होता है 1573 में हो जाता है और इससे विद्रोह को दबाया जाता है। अकबर जो है इसमें क्या करता है, इसके लक्ष्य जीतने के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा बनाता है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में क्या बुलंद दरवाज़ा बनाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। और 1605 में तो आपको पता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो जो इम्पोर्टेंट था मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और इसके बारे में जो जन्म मरण कैसे संरक्षण होता है, कब कब और भी जो युद्ध होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है अकबर का और अशोक का, जिससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं 6 to 8 के लिए खासकर। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बात है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला, कुतुब मीनार या हुमायूं के मकबरे का परिसर? तो देखिए, दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है, कुतुब मीनार। ठीक है, तीसरा कौन सा? तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, कुतुब मीनार परिसर। अब देखिए, जामा मस्जिद, लाल किला और कुतुब मीनार ये किसने बनवाया है? ये अदर जितने भी वीडियो जिसके पहले और जो है कि 1 to 6 या जो 7 8 क्लासेस हुई हैं उसमें अच्छे से डिस्कस किया गया, और इसके पहले भी जो 3.0 के लिए पढ़ाया गया था, क्लासेस ली गई थी, उसमें भी डिटेल में बताया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उन क्लासेस को करें और बताएं कि आपका किस प्रकार से अनुभव रहा। फिलहाल दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं और जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरह से हम डिस्कस करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के
सहयोगी थे। देखिए चित्रकारी जब आप पढ़ेंगे एक प्रकार का एक लेसन है साइंस में ही, तो साइंस में नहीं, हिस्ट्री में, तो आपको समझ में आएगा कि चित्रकारी की सबसे पहली छोटी बहुत शुरुआत अकबर के द्वारा ही करवाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अकबर के बारे में हमने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया जो कि इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब बाबर, जहांगीर और हुमायूं के बारे में धीरे धीरे जान लेते हैं। बात कर लें कि बाबर के बारे में, किसके बारे में, बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर की बात कर ली जाए तो जो मुगल वंश है, मुगल वंश का संस्थापक ही बाबर को कहा जाता है, और जो हम लोगों ने अकबर पढ़ा वो भी मुगल वंश का ही है। ठीक है, मुगल वंश से ही हैं वो सभी। तो जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे मुगल वंश के ही हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और ये कहाँ का निवासी था बाबर? उज़्बेकिस्तान के फरगाना से, उज़्बेकिस्तान के फरगाना से ये बिलोंग करता था। और इसने तैमूरलंग पर कब्जा किया था। जो तैमूरलंग पर कब्जा किया था वहाँ पर कौन रहते थे? मंगोल रहते थे। तो मंगोलों पर कब्जा इसने कर लिया था। ठीक है, अब तैमूरलंग के मरने के बाद जो है सक्षम राजा कोई रहा नहीं, तो बाबर क्या कर लेता है उस पर। अब बाबर के जन्म की बात कर ली जाए थोड़ा सा, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा पिता होते हैं। माता जो होती है कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान होते हैं। ठीक है, दादी एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो, नहीं आप रिवीजन करने के लिए बैठे हैं तो बस सुनते रहिए। ये बात रहे। अब उमर शेख जो पिता हैं वो तैमूर वंश के होते हैं, और जो माता होती हैं इनके चंगेज वंश के होते हैं। और ये दोनों, इन दोनों ने मंगोलों पर शासन किया है, दोनों वंशों ने, तैमूर वंश ने भी और चंगेज वंश ने भी। अब देखिए बाबर को सिंहासन जो है, सिंहासन 11 वर्ष में मिलती है, और इसे इसकी जो विचारधारा होती है वो समाजवादी विचारधारा होती है, और ये महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है, अब शासन के 8 महीने के बाद ही ये क्या कर लेता है? समरकंद पर आक्रमण कर देता है, समरकंद पर आक्रमण कर लेता है और जीतता है। समरकंद को क्या करता है? जीत लेता है, और उपाधि बादशाह की लेता है। किसकी लेता है उपाधि? उपाधि बादशाह की बाबर लेता है। ठीक है, और बात कर लिया जाए, कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा यही है ना, यही है, क्या हो जा रहा है? अच्छा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या हो गया, इसको जूम हो जा भाई। रह रहे कि ना इसको गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है बेचारा ये। अब इसके बाद तुरंत क्या करता है बाबर? समरकंद जीतने के बाद काबुल पर आक्रमण कर लेता है, और काबुल को भी जीत लेता है। अब जीतने के बाद काबुल भी जीतता है बाबर, और समरकंद भी जीतता है। लेकिन गलती यहाँ पे क्या हो जाती है? बाबर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं होती है कि वो दोनों जगहों पर अपना शासन कर सके, क्योंकि आपके पास उतने लोग भी तो होने चाहिए। और ये एक छोटे से वंश से शुरुआत होती है बाबर की, तो ये जो है कि ना ही काबुल पे शासन कर पाता है अच्छे से, और ना ही समरकंद। ये दोनों जब समरकंद को जीत कर जब बाबर काबुल की तरफ बढ़ता है, तो समरकंद वाले अपने आप को घोषणा कर देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। और यही काम जब काबुल जीत कर बाबर समरकंद जाता है, तो वो काबुल को अपने आप में वो स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं कि हमें किसी ने नहीं जीता। तो इस तरह से समरकंद और काबुल कहीं का नहीं रहता बाबर। ठीक है, अब
भारत कैसे आता है? उस समय भारत में जो शासक होता है वो लोधी वंश शासक होता है। लोधी वंश के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अदर क्लासेज अगर आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। तो देखिए उस समय लोधी वंश का जो शासक होता है वहाँ पे भारत में, वो इब्राहिम लोधी होता है। कौन? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो है राणा सांगा और मेदिनी राय, जो कि मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है उसमें मेदिनी राय, ये इब्राहिम लोधी राणा सांगा और मेदिनी राय जो कि मध्य प्रदेश से होता है, इनमें क्या होती है? घनिष्ठता होती है, ठीक है। लेकिन राणा सांगा जो होता है वो इब्राहिम लोधी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो ये सोचते हैं कि लोधी वंश जो है कि इब्राहिम लोधी को अगर हरा दिया जाए तो हम लोग उसके जो है जो भारत का कुछ और भी राज्य हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। लोधी वंश को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो कौन सोचता है? राणा सांगा। अब और इब्राहिम लोधी का जो सूबेदार होता है दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, ये पंजाब का सूबेदार होता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं कि किसी तरह इसको क्या किया जाए? हटाया जाए इब्राहिम लोधी को। अब इसके लिए वो जो है बाबर को न्योता देते हैं भारत आने के लिए ना। तब बाबर जो है आता है, तो बाबर सिर्फ यहाँ रहने के लिए नहीं आता है भारत में। बाबर सिर्फ आता है कि वो जो है कि थोड़ा सा लूटे पाटे जो सोना है उसे मिले, या जो भी बस अपना जीवन यापन कर सके। वो पहले ये नहीं देखता है कि वहाँ के भारत में रहना है, ठीक है। तो अब देखिए आक्रमण होता है कब? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी। और इसमें जीतता कौन है? बाबर। बाबर जीत जाता है। अब बाबर के जीतने के बाद यहाँ पर ही 1526 में पानीपत के पहले युद्ध प्रथम युद्ध में ही बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था? तोप का इस्तेमाल किया था। और उस्मानी पद्धति से तोप को फैलाया गया था और सैनिकों को उज्बेक पद्धति यानी चंद्र आकार, यानी कि इस तरह से जो चंद्र आकार होता है इस आकार से सैनिकों को फैलाया था। इस तरह आकार या अदर किसी ने अर्धचंद्र के आकार से सैनिक को फैलाया हुआ था युद्ध के समय में। तो उसे उज्बेक पद्धति कहते हैं या तुगलमानी पद्धति कहते हैं, जो बाबर की बात है। तो बाबर जीतता है। यहाँ से बाबर को क्या चांदी सोना लेके जाता है। वो कहाँ पे? काबुल लेके जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करता है? काबुल ले जाकर वो जो चांदी सोना यहाँ से ले जाता है उसको दान करता है और वहाँ पे उसको उपाधि मिलती है कलंदर की। किसको? बाबर की ही बात हो रही है। कलंदर की जो है उपाधि मिलती है। कलंदर मतलब दान करने वाला। अब बाबर क्या करता है? अपना सैन्य अपना जो सेना है उसको बढ़ाता है और उसका टैक्स माफ़ कर देता है। खुशी में टैक्स माफ़ कर देता है और तमगा टैक्स लगा देता है। और बाबर ने जो है 1527 में बाबर खानवा का युद्ध करता है। खानवा का युद्ध। अब इसमें कौन कौन होता है इसमें? अब बाबर ये सोचता है कि वहाँ पे तो भारत में जो है एक तो मतभेद है लोगों में, तो ये इसका फ़ायदा उठाना चाहता है बाबर। और बाबर फिर 1527 में जो खानवा का युद्ध करता है, किसके बीच? बाबर और महमूद लोधी, दौलत आलम खान लोधी, मेदिनी राय और राणा सांगा, 4 लोगों से एक साथ, ये चारों लोग मिल के एक साथ बाबर के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन जीतता कौन है? बाबर ही क्या करता है? जीत जाता है। जीतता कौन है? बाबर। और यहाँ पर बाबर उपाधि धारण करता है गाजी की उपाधि जो है बाबर धारण कर लेता है, ठीक है। अब जो है फिर से 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। यहाँ पर फिर जो है बाबर जीतता है। कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है। फिर होता है 1529 में घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। बाबर और दौलत
दौलत खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का कौन था, सूबेदार था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी शुरू में ही। ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या जीतता है, बाबर ही जीतता है। ठीक है, और 1530 में 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा में इसने शहर बनवाया था आरामाबाद। ठीक है, आरामबाग, आरामबाग। और बाबरी मस्जिद भी बाबर के समय बनवाई गई थी मीरबाग द्वारा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था लूटपाट करने के लिए। ठीक है, पहले अभियान को पहला आक्रमण जो है 1519 में इसने जो है बाजौर अभियान के भेरा का किला जीता था। ठीक है, और पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था, बारूद और तोप का। ठीक है ना, तो ये बातें हैं, ये इम्पोर्टेंट रही। बाबर का वर्तमान मकबरा जो है वो काबुल में है, और पहले जो था वो आगरा में था। ठीक है ना, इसके 4 बेटे थे बाबर के, कामरान, हिंदई, अस्करी, हुमायूं। ठीक है, तो जो इसमें हुमायूं दिया हुआ है, तो आगे हम हुमायूं के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो हुमायूं ही सही ऑप्शन होगा। हम हुमायूं के बारे में आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हुमायूं इसमें ऑप्शन में है। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, किसके द्वारा? तो 4 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो चौथे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर। देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। अब तो बाबर के बारे में जो बातें ख़त्म हुई। हुमायूं बाबर का पुत्र है और राज्याभिषेक 1530 में हो जाता है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि 26 दिसंबर 1530 में वर्ष के अंतिम समय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। अब हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हो जाता है, और बहन कौन है? गुलबदन बेगम, पत्नी हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम। अब बाबर क्या करता है, अपने साम्राज्य को भाइयों में, हुमायूं जो होता है अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट देता है, यानी कि 4 भाग कर देता है अपने साम्राज्य का, और कुछ साम्राज्य में उसकी क्या होती है, आर्थिक तंगी हो जाती है, आर्थिक तंगी हो जाती है। अब 1526 में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हुमायूं ने कहाँ जो है युद्ध लड़ा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हुमायूं की पहली लड़ाई थी 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता है। तो इसमें लड़ा था हुमायूं, लेकिन राजा नहीं था उस समय, इसका पिता यानी कि बाबर शासक था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मेवाड़ की जो रानी कर्णवाही है वो खत लिखती है हुमायूं को, और यहाँ से हुमायूं पहली बार क्या है, रक्षाबंधन मनाता है। अब देखिए मालवा का जो राजा प्रतापरुद्र राय है वो 1531 में कालिंजर का अभियान करता है। ठीक है, बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ पर। ठीक है, और बादशाह बनने के लिए ये पहला आक्रमण होता है हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं का कौन सा? 1531 में, जो कन्फ्यूजन में मत होइएगा, 1531 में कालिंजर अभियान जो होता है, ये राजा के बनने के बाद इसका पहला आक्रमण होता है। लेकिन ये पहला युद्ध 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने बाबर पिता के साथ लड़ता है। ये बात रही। 1532 में गुजरात अभियान होता है। ठीक है, और 1532 से 36 तक छोटे मोटे आक्रमण, ये जैसे कि गुजरात अभियान, दोहरिया अभियान आदि होते हैं। 1538 में याद रखिएगा बंगाल पर आक्रमण। ठीक है, इसका बंगाल का पूरा नाम गौड़ है। ठीक है, और इस आक्रमण करता है और इसका नाम रखता है जनताबाद। ये बात रही। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी के बारे में हम लोगों ने
ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शेर शाह सूरी जो है वो भी मुगल वंश का ही है। तो बाबर, अकबर और हुमायूं जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी मुगल वंश ही चल रहा है, मुगल वंश ही टोटल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो होता है 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है और यहाँ पर हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हुमायूं को भारत क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। 1540 से 42 में ये निष्कासित जीवन जीता है, हुमायूं निष्कासित जीवन। ठीक है, और किसके, अमरकोट के राजा भील साल के दरबार में ये रहता है। और इसकी पत्नी जो होती है हमीदा बानो बेगम, ये क्या होती है, गर्भवती होती है। और हुमायूं जो है अपनी पत्नी को इसी के शरण में, भील साल के दरबार के शरण में छोड़कर ईरान चला जाता है, काबुल। ठीक है, और शेर शाह सूरी की मृत्यु यहाँ 1545 में हो जाती है। फिर ये लौट कर आता है, कौन, हुमायूं। तो हुमायूं 1555 में क्या होता है, लौट कर आता है शेर शाह सूरी के मृत्यु के 5 साल बाद। 1555 में शेर शाह सूरी लौट के आता है। फिर इसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध होता है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पंजाब के लुधियाना में। और इसमें हुमायूं होता है और तातर खां होता है, हैबरत खां होता है, ये अफगानी होते हैं इनमें। अब इसके बाद सरहिंद युद्ध होता है, सरहिंद युद्ध 55 में ही। ठीक है, और यहाँ पर हुमायूं जो है सिकंदर की उपाधि धारण कर लेता है। दिल्ली में हुमायूं जो है, दिल्ली में हुमायूं जो है दिल्ली में जो क्या करता है, पुस्तकालय बनाता है, जिसमें क्या है, दीन पनाह जिसका नाम रखा जाता है। और सीढ़ियों से उतरते समय यहीं पर 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1 साल में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात रही, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसके द्वारा। चौथे का जो सही ऑप्शन है दूसरा सही हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचमहल किसमें स्थित है, हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सिकरी, आगरे का किला। तो देखिए 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का की स्थापना किसने करी, ये भी मैंने अभी बताया आपको। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर हुई थी। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। 6वें का जो सही ऑप्शन है, आपको पता है कि हुमायूं, पुस्तकालय का नाम जो है दीन पनाह है, दिल्ली में। ठीक है, और 1556 में ही क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और बागडोर जो संभालता है वो बैरम खां संभालता है, कौन, बैरम खां। अब क्या है यहाँ पे, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पे जहांगीर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर का बेटा जो होता है वो होता है जहांगीर। ठीक है, अब दिल्ली सरकार पर जो शासक होता है वो अकबर का बेटा जहांगीर होता है। ठीक है, राखी का त्यौहार मनाता है। इलाहाबाद जो विद्रोह है, इलाहाबाद विद्रोह जहांगीर के द्वारा हुआ। ठीक है, और बचपन का नाम सलीम है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है, सलीम है। और यहाँ पर जो जहांगीर है वो धार्मिक सहिष्णु है। ठीक है, इसी ने ही न्याय की जंजीर सूरदास को शरण दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। चित्र कला में निपुण था जहांगीर, और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। पुस्तक जो है फारसी में लिखी गई, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, पूरा किसने किया, मोतमिद ने इसको क्या किया, पूरा किया। ठीक है, और 1515 की बात कर ली जाए तो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कौन, जहांगीर। और मेरठ के जो होते हैं राजा होते हैं अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह करते हैं, और यहाँ पर वो अधीनता स्वीकार करते हैं, और इसके बीच इनकी क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, और
मेवाड़ पर पूरी तरह संधि के बाद जो है संधि तो होती है, लेकिन अमर सिंह जो होते हैं, अमर सिंह जिनके साथ 1615 में चित्तौड़ का आक्रमण हुआ होता है, वो आत्मग्लानि की वजह से सन्यासी ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ पर पूरी तरह से जो है अधिकार हो जाता है जहांगीर का। ठीक है। अब जहांगीर का बेटा खुर्रम होता है। खुर्रम को क्या करता है जहांगीर? दक्षिण भारत भेज देता है। वहाँ पर वो बीजापुर और गोलकुंडा को क्या करता है? जीत लेता है। गोलकुंडा को और बीजापुर को क्या कर लेता है? जीत लेता है। और यहाँ पर उसके बेटे खुर्रम का नाम शाहजहां पड़ता है। क्या पड़ता है? शाहजहां, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है। बचपन का नाम क्या होता है इसका? खुर्रम होता है। बीजापुर और गोलकुंडा जीतने के बाद इसका नाम रखा जाता है शाहजहां। ठीक है। और शाहजहां की ही पत्नी जो है मुमताज है, और जो कि जब शाहजहां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी है, बहुत पढ़ा है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहा। और 1615 में देखिए, 1608 में जो है कैप्टन हैकिंग, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, वो आता है जहांगीर से मनसबदारी लेने के लिए, और इसे इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर देता है। किसे? कैप्टन हॉकिंग आता है किसके समय में? जहांगीर के समय में 1608 में आता है। 1615 में टॉमस रो जो आता है व्यापारिक अनुमति के लिए आता है जहांगीर। ठीक है। कौन आता है? जहांगीर के समय में टॉमस रो आता है व्यापारिक अनुमति के लिए। ठीक है। तो ये बात रही। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट जो था हम लोगों ने देख लिया है फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं हम। 6वें का जो सही ऑप्शन है उसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बता ही दिया गया है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो हम लोगों ने अभी भी बात कर ली 1527, 26, 25, 24। तो 7वें का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है 1526 में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो देखिए 8वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, अकबर। ठीक है। आगरा के किले का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, औरंगजेब, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं औरंगजेब को। जो औरंगजेब था वो शून्य धर्म को मानता था और धर्म के प्रति कट्टर था वो। ठीक है। इस समय औरंगजेब के समय जो मुगल वंश था वो अपने चरम सीमा पे था, एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा था, सभी एक से एक बढ़ के जो है शासक आ रहे थे। ठीक है। इसने रूढ़िवादी और सभी बनाए गए मंदिर को तोड़वा दिए, सभी दान की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। यानी खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो सरकार के अधीन हो जाती है, वो खालसा भूमि होती है। अब ये वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो बनवाया गया था चिन्ना केशव मंदिर, ये क्या करता है? औरंगजेब तोड़वा देता है। ठीक है। हरियाणा का जो जाट विद्रोह होता है उसको औरंगजेब किसी जो है चूरामल के द्वारा दबवा देता है। अब देखिए, धार्मिक नीतियाँ जो होती हैं बहुत बढ़िया नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी मंदिरों को क्या करता है? तोड़वा देता है। अब गोलकुंडा बीजापुर के बाद बीजापुर आक्रमण करता है औरंगजेब, और औरंगजेब इसमें जीत जाता है। बीजापुर के जो शासक होते हैं दिलेर खान होते हैं। दिलेर खान, देखिए बीजापुर में जो है दिलेर खान, बहादुर सिंह, जय सिंह, ये तीनों मिलकर औरंगजेब से युद्ध करते हैं और इसमें औरंगजेब जीत जाता है। फिर गोलकुंडा पर आक्रमण करता है औरंगजेब और इसे जीत जाता है। ठीक है। और औरंगाबाद को अपना केंद्र बना लेता है। अब दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें ये धोखे से शिवाजी को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है 1657 में। ये पहली बार मिलते हैं।
औरंगजेब और शिवाजी। ठीक है, अब 1666 में औरंगजेब अकबर द्वितीय से मिलता है और 1665 में पुरंदर की संधि होती है। अब देखिए, एक बात मैं भूल गई क्या, कि जब औरंगजेब शिवा जी को धोखे से बंदी बना लेता है तो वो संधि करते हैं। संधि क्या करते हैं, जो कि 1665 में जिसका नतीजा होता है कि 1665 में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है और यहाँ से शिवाजी को छुड़ा लिया जाता है। अब अकबर द्वितीय जो है उत्तराधिकारी बनने के लिए विद्रोह करता है और पंजाब भाग जाता है, जहाँ पर जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, वहाँ पर शरण लेता है। कौन? अकबर द्वितीय। और यहाँ पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। किसकी हत्या करवा दी जाती है? और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो जजिया कर है, कुछ कर के बारे में हम लोगों ने अकबर के समय बात नहीं करी, जो कि इम्पॉर्टेंट था, लेकिन हम लोग कर के बारे में बात कर चुके हैं अदर जो है क्लासेस में। तो ये जजिया कर इसने शुरू किया, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन वो होता था जहाँ पर एक खिड़की होती थी, वहाँ पे राजा रानी लोग आकर अपनी प्रजा से बातें करते थे, हाथ वाथ हिलाते थे, जैसे आप लोग देखते हैं। फिर तुलादान भी बंद करवा दिया इसने, खत्म कर दिया। तुलादान राजा के वजन के बराबर प्रजा में चीज़ें बांटी जाती थी, जैसे सोना, गहना और सारी चीज़ें। ठीक है, जवाहर मोती। चित्रकला पर रोक, संगीत पर रोक लगा देता है। ठीक है, द्वितीय ताजमहल औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाता है जैसे। और बीबी का मकबरा भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया है, बीबी का मकबरा। सोना चांदी पर रोक लगता है, कलमा पढ़ने पर रोक लगा देता है। ठीक है, और महाराष्ट्र में और 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 8 का जो सही ऑप्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि अकबर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। 9वें का जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले को कोतवाल कहा जाता था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? देखिए, सासाराम में हम लोगों ने बात की होगी कि हम लोगों ने नहीं की। अकबर के मज़ार पर आक्रमण करता है औरंगजेब ना। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, 10वें का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में भी हम लोगों ने बातें करी हैं बहुत सारी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम बताइए। मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो देखिए, 11 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही है, बाबरनामा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 57, 1627 से 1998, 58 से 1707, 1707 से 1748। 12 का जो सही ऑप्शन है वो पहला है, 1605 से 1657। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच गई हैं वो क्वेश्चन से आप देख लीजिए। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। तो देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए 13 की, तो जो सही ऑप्शन है वो पहला है, रंगून में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी किसकी? बहादुर शाह जफर की। ठीक है, जूम हो जा भाई, क्या अचानक से ये नाराज हो जाता है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह। तो देखिए, 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जहांदार शाह सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में। देखिए, अब जहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है। उत्तर मुगल काल को तो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल हो जाता है, जो कि 1707 से 1857 तक होता है, जिसमें पहला शासक होता है बहादुर शाह।
कौन? बहादुर शाह, जो कि दूसरे ऑप्शन में है बहादुर शाह। ये 63 वर्ष की उम्र में शासक होता है। 63 वर्ष की उम्र में क्या होता है? शासक होता है। वास्तविक नाम इसका होता है मुअज्जम। क्या? मुअज्जम। और इसको उपाधि मिलती है शाह ए बेखबर, यानी कि इसके शासन काल में क्या हो रहा है इसको कुछ नहीं पता। प्रजा मर रही है, भूखे मर रही है, क्या हो रहा है, कौन शासक कर रहा है, इसको कोई, तो इसको शाह बेखबर कहा गया। ठीक है, उपाधि इसको मिली। दूसरा आता है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह, तो इसको ये पूरी तरह से मूर्ख था, क्योंकि ये अत्यधिक दान करता था और इसी वजह से इसको आर्थिक तंगी आ गई और इसने अपना शासनकाल बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाया। इसके बाद फर्रुखसियर आता है, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसे घृणित शासक कहा गया, घृणित कहा गया, कायर कहा गया। ठीक है, इसने हत्या जहांदार शाह की हत्या करवा दी, शायद किसके द्वारा? सैयद बंधु द्वारा। ठीक है, सैयद बंधु को नृप निर्माता कहा जाता है। और देखिए, फर्रुखसियर को क्या हो जाता है? चेचक हो जाता है, चेचक हो जाता है। और अंग्रेज इस समय आता है कौन? हैमिल्टन। हैमिल्टन इसका इलाज कर लेता है और ये इसको बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने का लिखित अनुमति दे देता है। कौन? फर्रुखसियर। और यहाँ पर इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जहाँ पे पूरे बंगाल में बिना किसी नियम कानून के ये क्या कर सकते थे? जो हैमिल्टन जो था वो व्यापार कर सकता था। ठीक है, अब आ जाता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह की बात कर ली जाए, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर। इसे रंगीला बादशाह कहा गया। ठीक है, इस पर पेशाओं ने आक्रमण किया। इसका नाम था मुर्सिल कुली खां, बंगाल का रहने वाला। ठीक है, शहादत खां जो है वो अवध का रहने वाला था। निजाम उन मुल्क जो था वो हैदराबाद का रहने वाला था, तो ये हैदराबाद से अलग हो गया था उस टाइम। तो ये मोहम्मद शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, आगे प्रश्न आएंगे। तो फिलहाल 14 का जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न के बारे में एक बार आप देख लीजिए। पहले थे बीरबल, बीरबल जिन्हें महेश दास कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने यूसुफ जाई विद्रोह दबाया था कश्मीर में, इनकी मृत्यु हो गई थी। यूसुफ जाई विद्रोह में इनकी कश्मीर में मृत्यु हो गई थी बीरबल की। ठीक है, तानसेन थे। ठीक है, तानसेन थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में संगीत वादक थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे। मान सिंह जो कि हरकाबाई के साथ आते हैं, उनके भांजे भतीजे ना, भांजे के भतीजे होते हैं, सेनापति होते हैं। ठीक है, अधिकतर युद्ध मान सिंह के ही नेतृत्व में अकबर जीतता है। अबुल फजल होते हैं, अबुल फजल दीने इलाही के पुरोहित होते हैं। दीने इलाही उसने एक धर्म चलाया था ना अकबर ने, आपने जरूर पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत क्लासों में बताया हुआ है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ये 5 नवरत्न के बारे में बात करी हम लोगों ने। छठवें जो है वो फैजी हैं। अबुल फजल के जो भाई थे वो गीता का अनुवाद इन्होंने किया है, फैजी ने। ठीक है, 7वें जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, 8वें जो है मुल्ला दो प्याजा, एक कॉमेडियन थे। 9वें जो है हकीम हुकाम, जो कि बावर्ची थे। तो ये याद रखिएगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। तो 15 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीम खान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हाँ सही हो जाता है, रहीम खान या तानसेन आप तानसेन आप कह सकते हैं। हाँ, तानसेन थे। चलिए फिलहाल इसके बारे में हम और भी चर्चाएं करेंगे। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो हम आगे डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास थी 15। ठीक है, 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस, चाहे सीटेट से रिलेटेड हुई, बिहार शिक्षक भर्ती से हुई, हम अपलोड करते रहेंगे। आपसे आपकी
कितनी ईमानदारी है पढ़ने में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सच में कितना है आपने स्कोर किया। आपने सही स्कोर किया होगा, बिल्कुल ही 15 बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। बस मेरा ये मुद्दा था कि हम मुगल वंश को थोड़ा सा एक एरिया में देख लें, इसी वजह से ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।